क्या हो फिर से स्टार्ट कर देंगे। हाँ लिख लिए, बताओ जमींदारी व्यवस्था क्या थी, किसके टाइम पर आई थी, क्यों आई थी? जमींदारी व्यवस्था कब आई थी, क्यों आई थी, उद्देश्य क्या था, लाया कौन था? क्यों इतने गूंगे बने बैठे हो? हिस्ट्री तो बहुत मन से पढ़े हो, बताओ। लास्ट बताओ, स्थायी बंदोबस्त कौन लाया, कब आया, इसके अंदर क्या व्यवस्था की गई थी? और कितना अंग्रेज सरकार इसके अंतर्गत लेती थी? मैंने लास्ट से पूछा तो नहीं, पहले लास्ट से बताएंगे क्योंकि हिस्ट्री के टॉपिक है तो लोग पढ़े चुके हो। रिवीजन तो हमने भी नहीं किया है और पिछले 2 साल से हिस्ट्री नहीं पढ़े हैं। अब क्यों बोल दिया 1/10? 1/10 अंग्रेज लेता था, 11/10 का क्या हिसाब किताब है इसमें? 11/10 तो बहुत कम हो गई थी। 1/10 और 11/10 दोनों ही थे। जमींदार अपने पास में रखता था और किसको देता था? अंग्रेजों को भी देता था। अब मेन कारण मुझे इसका बताओ, स्वतंत्रता के पश्चात जो सबसे पहला है जमींदारी व्यवस्था, क्या व्यवस्था थी इसके अंदर? मैंने कहा वैसे यहाँ पर जो कानून आए हैं वही बताएंगे, उसके अंदर डिटेल तो बहुत सी पूछेंगे। कल भी बोल दिया था, इसका मतलब हम लोग को ये चीज पढ़ के आनी चाहिए। और ये हम लिखवाएंगे भी नहीं इसके अंदर। किसान ना होगी जमींदार होता था, वही क्या कहते हैं किसान से। हाँ? इसका मालिकाना हक किसान नहीं होता था, जमींदार होता था। मतलब जमींदार के अंदर काफी सारे किसान आते थे। जमींदार के अंतर्गत काफी सारे किसान आते थे जो मतलब जो फसल होती थी वो जमींदार की देते थे। इसमें क्या कहा जाता था? अंग्रेज क्या करते थे, एक आदमी को उठा लिया और उससे कहा था कि आप इतना % हमें किसान से लाके देंगे। तो 1/10 अंग्रेज देते थे, 11/10 वो वसूल करता था क्योंकि उसको भी अंग्रेज को देना होता था। तो आप किसान से ज्यादा वसूल करोगे तभी तो उसको दोगे। अंग्रेजों ने अपना फिक्स कर दिया कि आपको मुझे इतना देना ही देना है, तो वो उतना दे देते थे। उसके बाद महावाड़ी यानी जो बीच में कौन रहते थे, सॉरी जमींदार लोग रहते थे, तो ये क्या करते थे। अब यही तो स्थायी व्यवस्था कहती है कि परमानेंट आप क्या हो गए, इस खेत या इस किसान इतने लोगों से आप ही हमें क्या करोगे, वसूल करके लेके आओगे। वो मर जाते थे तो उनका बेटा और उनके परिवार में आने वाले लोग भी क्या हो जाते थे, जमींदारी हो जाते थे। तो जमींदारी कैसे बन गई थी? ये वंशानुगत बन गई थी। और ये जमींदारी ये नहीं है कि खत्म हो गई, ये परंपरागत चलती आई। इसको खत्म कब किया? खत्म का मतलब प्रॉपरली खत्म नहीं हुई, उसके बाद इसी में आगे को सुधार कर दिए। किसमें? जमींदारी व्यवस्था में आगे को सुधार कर दिया। सुधार के नाम पर 1800 कब आया? रैयतवाड़ी। और किसने स्टार्ट करी? तुम लोग कोई सब्जेक्ट ढंग से पढ़े हो? हेक्टर मुनरो ने तो आपके रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पर जो आपका कौन सा युद्ध था, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। और 1765 में इलाहाबाद की संधि। 2 संधियां लगातार हुई थी अगस्त में। ये भी नहीं पता आपको कि अगस्त में हुई है, शायद उसमें भी शायद लग रहा है। तो लॉर्ड मुनरो के टाइम पर आपकी कौन सी आई थी? रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी के अंतर्गत क्या किया गया? जो जमींदारी
यहाँ पर किसान और अंग्रेजी सरकार के मध्य कौन था, एक मध्यस्थ जो जमींदार होता था, इसने उस जमींदार को हटा के सीधे रैयत किसको दे दिया, किस कृषक को। कृषक सीधे ही किसको पैसा देता था, अंग्रेज को। अब इसमें जो दुगना लगान वसूल करते थे कौन, मध्यवर्ती को, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, भाई अंग्रेजों के साथ फिक्स हो गया। मैं बात करूं कि अगर मैं आपसे लेती हूँ लगान, मतलब मेरे ऊपर कोई और भी बैठा है, मैं आपसे, वो मुझसे फिक्स कर दिया है कि जितनी उत्पादन हो रहा है उसका 10% आप मुझे दोगे, जितना उत्पादन हो रहा है उसका 10% आप मुझे दोगे। मतलब 100 रुपए अगर उत्पादन हो रहा है तो 100 का 10% कितना हुआ, 10 रुपए। तो 10 रुपए फिक्स हो गया कि मुझे उनको 10 रुपए देना ही देना है। पर अब मुझे भी तो चाहिए पैसा, तो मैं किसान से कितना फिक्स कर लूंगी, 20 या 25 रुपए, है ना, 20 या 25 रुपए, तो 20 या 25% फिक्स करूंगी। तो अब किसान से मैं कितना लूंगी, 20 रुपए या 25 रुपए। बस 20 या 25 रुपए जब लूंगी किसान से, तभी तो मैं 10 रुपए उधार दूंगी। उनको मैंने 10 दिया, मैंने अपने पास कितना रखा, 15, ज्यादा रखा ना, दिया कम रखा ज्यादा। तो इसमें क्या हो गया था, बिचौलियापन आ गया था, उसमें किसानों का अति शोषण हो रहा था। जो जमींदार थे वो क्या कर रहे थे, अपने लिए ज्यादा व्यवस्था, ज्यादा कमाने के चक्कर में वो किसान का शोषण कर रहे थे। इस व्यवस्था को फिर बाद में हटा के थोड़ा सुधार करके कौन सी लाए, रैयतवाड़ी व्यवस्था, जिसमें मध्यस्थ को हटाकर सीधे सीधे हमने किससे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अपना किसानों से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आप हमें उत्पादन का 10 या 20% जो भी तय होगा उतना आप सीधे हमें दोगे, आपके और हमारे बीच में कोई मध्यस्थ इंसान नहीं होगा। यानी कि कोई जब शादी करनी है ना तो कोई बिचौला नहीं होगा, लड़का लड़की के परिवार वाले आपस में आके फिर लेंगे। बिचौली ये क्या करते हैं, भिड़ा देते हैं फिर गायब हो जाते। तो यहाँ पर बिचौलिए वो वाले नहीं थे, यहाँ बिचौलिए बहुत जबरदस्त वाले थे, किसान का अति शोषण करना शुरू कर दिया था। अब रैयतवाड़ी जहाँ पर सीधे डायरेक्ट क्या हो रहा था, अंग्रेज और किसानों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया था। इसके बाद आपका महलवाड़ी है। महलवाड़ी कौन लेके आया और कब आया, लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1822 में लेकर। लॉर्ड विलियम बेंटिंग का सबसे फेमस काम क्या है, बताओ। क्या क्या काम करवाया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, देखो हिस्ट्री निकल के आ रही होगी। एग्जाम हॉल में बुक्स नहीं निकलेंगे। सती प्रथा है, सती प्रथा सन 1900 कब है, 1828। उसके बाद ठगी प्रथा, ठगी प्रथा ये भी इन्हीं के अंतर्गत हुआ है, तो ये याद रखा करो। तो महलवाड़ी जो व्यवस्था थी, सीधे सीधे क्या हो गया था, पूरे आप पहले हम एक एक किसान से वसूल करते थे, अब उन्होंने कहा हम एक एक किसान से वसूल नहीं करेंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, किसान में बंदा तैयार कर दिया, वही किसकी तरह थी, जमींदारी की तरह हो। पर वो किसान क्या करेंगे, अपना पैसा किसको लाके देंगे, उस बंदे को लाके देंगे, वो बंदा हमें क्या देगा वहां पर। तो हर एक गांव में एक महल तैयार कर दिया, जिसको आप प्रधानी वाला कहते थे ना, गांव का जो प्रधान होता है, अब या मुखिया कह लो, तो गांव का प्रधान या मुखिया वो क्या, उस सारे किसान उसको लाके अपना पैसा दे देते थे, और वो कहाँ पर दे देता था, किसान अंग्रेजों को दे दिया जाता था। तो ये कौन लेके आया, आपका विलियम बेंटिंग। तो आजादी से पहले जो आपके 3 भूमि सुधार हुए थे वो किसमें हुए, आपके महलवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था और जमींदारी व्यवस्था, जिसको हम स्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं। अब हमारा जब देश आजाद हो गया तो इसके बीच कितना लिखा हुआ है, कितना होते हुए एक हाईलाइटर से उसको हाईलाइट कर दिया करो, अच्छी तरह से दिखा देगा। अब आजादी के बाद जो भूमि सुधार, क्योंकि अब क्या हुआ, हमारी आजादी कब मिली हमको, भारत में आजादी कब मिली भाई, अंग्रेज कब भागे यहाँ से, कौन से अगस्त, 8 अगस्त कब भागे अंग्रेज। कब हम आजादी मनाते हैं, 15 अगस्त को। पर आजादी की घोषणा कौन से डेट में करी गई थी, संसद भवन में रात में 12 बजे, यानी कि 14 अगस्त की रात 12 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत को आजाद होने की क्या बताई थी, घोषणा करी थी। इसलिए 15 अगस्त से हम क्या मनाते हैं, अपना आजादी स्वतंत्रता दिवस। तो हमारा देश, तुम लोग को यही नहीं पता, बताओ क्या करोगे तुम, 1947
देश आजाद हुआ तो क्या सरकार थी भारत में, जिसको हम बोलते हैं निर्वाचित सरकार, बनी हुई थी? अंतरिम सरकार कब बनी थी? अंतरिम सरकार हाँ वो कैबिनेट मिशन आया था तब। हद कर दी हो तुम लोग भैया। अंतरिम सरकार कब बनाई गई थी? और कितने महीनों के लिए रही थी? कुछ मत पढ़ो चुपचाप से। देश आजाद होने के बाद कुछ नहीं पूछ रहा मुझे खुद शर्म आने लगी है। देश आजाद होने के बाद भारत में कोई ऐसी कोई सरकार नहीं थी, सिर्फ INC। क्या है INC? है INC? हाँ क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस। कब गठन हुआ था INC का गठन? हाँ बेटा, इंडियन नेशनल कांग्रेस एओ व्योमदार। पहली अध्यक्षता किसने करी थी? अधिवेशन कहाँ हुआ था? कितने सदस्य लोग थे? जब इसका गठन हुआ तो कौन गवर्नर था? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने पहली अध्यक्षता करी थी। कहाँ हुआ था? बम्बई में। होने वाला कहाँ था? जाके डूब मरो जाके पानी में, चुल्लू है पानी में, और नहीं डूब के मरना चाहते हो तो जाके पढ़ाई करो। कल तुम्हारा पूरा पेपर लगा हुआ है और तैयारी तुम्हारी ऐसी है कि ये बेसिक क्वेश्चन तो पेपर के साथ देखोगे भी नहीं और वही तुम्हें तैयार नहीं है। अगर ये स्टेटमेंट में आ भी जाएगा तो क्या करोगे? पुणे में होने वाला था, प्लेग फैलने की वजह से बंबई में हुआ था और लॉर्ड डफरिन के टाइम पर इसकी गठन हुआ था। देश आजाद होने के बाद कोई हमारे सरकार नहीं थी, पर उस समय तो अच्छी राष्ट्रीय पार्टी थी, अखिल भारतीय स्तर पर। वो कौन थी? INC। तो जाहिर सी बात है INC पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी थी, उसी की सरकार ही बन रही थी, क्योंकि आंतरिक जो हमारी अंतरिम सरकार बनी हुई थी 1946 में, है ना? कैबिनेट मिशन आया, कैबिनेट मिशन के बाद आपकी अंतरिम सरकार बनी थी और 1948 में इसने क्या दे दिया था? इस्तीफा दे दिया था। क्यों इस्तीफा क्यों दिया था? इस्तीफा देने का रीजन बताओ। क्योंकि द्वितीय युद्ध हुआ था, अंग्रेज सरकार ने पूछा भी नहीं था, बिना INC मतलब अंतरिम सरकार की इजाजत लिए हुए भारतीय सैनिकों को विश्व युद्ध में लड़ने के लिए भेज दिया था। इससे क्या होके नाराज होकर इन लोगों ने अपना इस्तीफा दे दिया। तो ये भी लोग क्या थे? निर्वाचित थे। इन्हीं निर्वाचित लोगों ने क्या करा? INC ने आपकी पहली समिति भूमि सुधार के लिए बनाई गई थी, क्योंकि जब भारत आजाद हुआ तो कृषि प्रधान देश था, हमारे पास भूमि थी, पैसा नहीं था, और भूमि में भी असमानता थी। क्यों? भूमि का असमान वितरण जो अंग्रेज कर रहे थे, महलवाड़ी के प्रति, महलवाड़ी के अंतर्गत जिनके पास में महलवाड़ी ले लो या आपके स्थायी बंदोबस्त के तौर पर ले लो, जिसके पास अत्यधिक भूमि थी, तो वहां से इन लोगों के पास सामाजिक न्याय नहीं था। तो सामाजिक न्याय और सामाजिक न्याय के साथ साथ असमानता को दूर करने के लिए उन्होंने भूमि सुधार समिति का गठन किया 1950 में। और इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके JC कुमार। इन JC कुमार अप्पा ने अपनी जो समिति की संस्तुति थी, यानी कि आप पढ़ते हैं ना पूरी डिटेल, तो आपने पट्टे अपने दादा से सुनिएगा या पूर्वजों से सुनिएगा रहे होंगे, पट्टे वाली जमीन बहुत सुनते हो, है ना? क्या बोलते हैं पट्टे वाली जमीन? उसको दे देते, भूमिहीन होते हैं, अतिरिक्त जमीन, है ना? तो इन्होंने क्या कहा कि जो हमारे पास भूमि है, जो ऐसी भूमि पड़ी है, उसको कहते हैं बिना कागज के उसको ऐसी
दे दी जाती थी ना, ये पट्टे वाली भूमि में सुधार के लिए, जो भूमि ऐसी है तो लोगों को क्या दिया जाए, जो भूमिहीन लोग हैं उनको पट्टे पर दे दी जाए, यानी कि पट्टा सुधार, पट्टे की भूमि। और पट्टे की भूमि के साथ साथ इन्होंने एक बात और कही, कौन सी बात, जो हमारे बिचौलिए हैं, ये बिचौलिए वही जो जमींदारी व्यवस्था है, उस जमींदारी व्यवस्था का क्या करना पड़ेगा, उन्मूलन। ब्रोपड़ का मतलब क्या होता है, गाड़ना, और उन्मूलन का मतलब उखाड़ना, ठीक है, अपोजिट है ये एक दूसरे के। तो जमींदारी उन्मूलन, क्या हो गया है, ये हाथ तो लग गया बट ये भी तो टच नहीं हो रहा, देखो मैम ने खराब कर दिया, ये गया, इसको सर्दी लग गई है, इसके अंदर आत्मा आ गई है। जमींदारी जमींदारी उन्मूलन, यानी कि बीच में जो जमींदार लोग हैं अब उनको क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, क्योंकि अभी भी वही व्यवस्था चली आ रही थी, किसानों से पैसा लेना है, वही ठाकुर याद रखो, कौन सा वाला, अमरीशपुरी ठाकुर याद रखो, उसी अमरीशपुरी ठाकुर को क्या करना है, हटाना है, और हटाएंगे तो विरोध तो होगा ही होगा, हटाएंगे तो विरोध तो होगा ही होगा, भाई किसी की मान प्रतिष्ठा के पद से हटा दोगे तो वो विरोध तो करेगा ही। तो सरकार के सामने ये भी समस्या थी, तो इनके लिए क्या बनाना होगा, कानून बनाओगे। कानून कब बनेगा, जब उसको संविधान में लिख के दोगे ना, तो आपके संविधान में 9वीं अनुसूची या भाग 9 किससे संबंधित है, भाग 9 के अंतर्गत क्या क्या आता है, पंचायती राज व्यवस्था किसमें आती है, उसी में आती है, उसी में आपका विभिन्न प्रभाग होता है। तो यही सब चीजें आपके संविधान के किसमें, भाग 9 या अनुसूची 9 में वितरित की गई है। इससे क्या हुआ, इसको एक संवैधानिक कानून और अधिनियम किसमें बन गया, संविधान को उल्लेखित कर दिया। अब आप क्या इसका विरोध कर सकते हो, नहीं। और नॉर्मली अगर हम कैसे कहेंगे कि अब कल से आप यहाँ पर पैसा नहीं लोगे, तो आप हमारा क्या करोगे, विरोध करोगे। अब यही हम कानून बना देंगे तो आपको इसके लिए क्या मिल जाएगी, सजा, तो अब आप विरोध नहीं करोगे। तो यहाँ पर जमींदारी उन्मूलन, जमींदारी उन्मूलन के साथ साथ जो बिचौलिए थे, वही बिचौलिया से शादी करवा रहा है। बिचौलिया उन्मूलन, बिचौलिया उन्मूलन के साथ किराए वाला सिस्टम भी था, किराएदारी व्यवस्था देखे हो कि नहीं, अभी बीच में बहुत चलता था। किराएदार क्या करता था, लोगों के घरों पे कब्जा कर देता है ना, ये हमारा क्या है, घर है या दुकान पे है तभी कब्जा कर रहा है, क्योंकि ये हमारी जीविका का एक मात्र आधार है। तो किराएदारी अधिनियम तो किसानों को क्या कर दिया था, किराएदारी तो बना दिया था, किसान को अंग्रेज ने क्या कर दिया था, जमीन उनसे छीन लेते थे और फिर उन्हीं की जमीन पर उनसे मजदूरों की तरह काम करवाया, और उस मजदूरों की तरह काम करवाना यानी कि उनको क्या मजदूरी देना, एक तरह से किराएदार की तरह उनको रख दिया, जब तक मेरा मन है आप यहाँ रहोगे, मेरा मन नहीं है आप यहाँ से चले जाओगे। तो यहाँ पर किराएदारी उन्मूलन पे कौन लेके आए, इन्होंने बताया, इन्होंने समीक्षा करी। आज ये क्या हो रहा है, कोई आत्मा जरूर आई है सब, ये हो गया है। किराएदारी सुधार, ये सब किस में लेके आए, इन्होंने अपनी संस्कृति दी थी, और यही संस्कृति। अब ये मुझे बताओ, पंचवर्षीय योजना कब से स्टार्ट हुई, पहली पंचवर्षीय योजना, और उसकी जो गठन हो गया था वो कब से हुआ, 1950। ये समिति कब बनी, 1950। आगे बात समझ में, तो इस समिति ने जो संस्तुतियां दी, वही संस्तुतियां हमने किसमें मान ली है, आपके पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बात
मान ली, और उन्हीं को आधार मानते हुए कृषि में सुधार करने के लिए हमने ये सारी चीजें करी, ठीक। और एक उसको संवैधानिक तरीका देने के लिए इन चीजों को हमने क्या डाला, संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल दिया। संविधान का पहला संशोधन कब हुआ? पहला इलेक्शन कब हुआ? संविधान संशोधन बिना किसी सरकार के सहमति से हो जाएगा? अब तक कोई ऐसा संविधान संशोधन हुआ है? चलो मेरे भ्रम थे, तो मैंने हिस्ट्री आती है ना, तुम्हें पॉलिटी आती है, इकोनॉमिक्स की तो बात दूर ही रही, क्योंकि इकोनॉमिक्स तो अभी पढ़े हो ही नहीं। तुम सब में क्या हो? नीलबटा संग्राम, ये बेसिक। भारत का जो संविधान संशोधन जो पहला हुआ था बिना किसी सरकार के हुआ था, और संविधान लागू होने के दूसरे बाद 1950 में ही पहला संविधान संशोधन हो गया। और जो आपकी पहली सरकार बनी है नेपाल सरकार सन 1951। इसके बाद जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं, संसद, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति ने मिलकर, एकमात्र ऐसा संशोधन है पहला जिसमें कोई भी सरकार नहीं बनी हुई थी। यहाँ से मुझसे पॉलिटिक्स भी पढ़ते जाओ। तो ये इसी को हमने क्या करा आगे, 5 ईयर प्लान, जिसको हम कहते हैं FYP। FYP, इन्हीं संस्कृतियों को हमने अपने 5 ईयर प्लान में सम्मिलित कर लिया। इसके साथ साथ 5 ईयर प्लान में हमने और भी करा था, क्या करा है वो, भूमि की उर्वरता को, ठीक, और भूमि की उर्वरता को बढ़ाएंगे, और बढ़ाने के लिए उसके साथ साथ प्रति व्यक्ति आय यानी सामाजिक न्याय भी देना है। सामाजिक न्याय कब होगा, जब सारे किसानों के पास समान वितरण होगा किसका, जमीन का, ठीक। अब इसके बाद जो दूसरा कदम उठाया गवर्नमेंट ने, कब उठाया वो, 19 गवर्नमेंट ने नहीं, व्यक्तिगत रूप से 1951 विनोबा भावे द्वारा उठाया गया। कौन सा, भूदान आंदोलन। पूछा जाता है जितने भी आंदोलन हुए आजादी से पहले, निम्न में से कौन सा आंदोलन है जो आजादी के बाद हुआ? व्यक्तिगत आंदोलन कब हुआ, व्यक्तिगत सत्याग्रह, उसकी अध्यक्षता किसने करी थी? पहला सत्याग्रही कौन था और कब चलाया गया? कुछ मत पूछो तुम लोग। किसने चलाया था? पहला सत्याग्रही कौन था? सब पढ़ पढ़ के बता रहे हो। यही विनोबा भावे थे जो पहले सत्याग्रही बने थे, ठीक है। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, जब इनकी क्या हुई थी, आजादी क्या, भूदान आंदोलन। पूछा जाता है भूदान आंदोलन के नायक कौन थे? हिस्ट्री का है, पर आपकी एग्रीकल्चर में आ गया है इसलिए इसको पढ़ना पड़ रहा है। 1950 में आंध्र प्रदेश में यानी कि AP में स्टार्ट करा गया था। इनका सीधा सीधा ये था, जैसे अब आपके जागरूक कार्यक्रम चलते हैं, कोई भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना, एक बेटी 2 घर को चलाएगी, मतलब 2 घर को चलाएगी, ये सोचिए स्लोगन। सच्चाई बोलिए, चलो चमकाती है जलाती है। देखो हर एक निगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीजें होती है ना, है ना, पूरा घर में जला देती है, घर को रोशन कर देती है ना। तो आपकी यही सब चीज थी। तो ये आंदोलन हमने ये जागरूकता क्यों पढ़ाई, क्योंकि जहां तक लोगों की सोच थी वो क्या करते थे, लड़कियों को मानते थे बेकार और लड़कों को मानते थे बहुत अच्छा। लोगों की सोच है ना कि लड़का क्या करेगा, मुख हाथ भी देगा तो हम मुक्ति मिल जाएगी, और लड़की मुख हाथ नहीं देगी तो नर्क मिलेगा। लड़की पैर छुएगी तो नर्क, लड़का पैर छुएगा तो स्वर्ग। ये सारी चीजें तो पुरानी क्या थी, परंपराएं थी, जो सोच थी। इन्हीं परंपराओं को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आंदोलन, जागरूक आंदोलन चलाते ना। तो ये भी एक प्रकार का क्या था, आपका जागरूक आंदोलन था,
जो प्राय भूमि की असमानता को कम करना। जिसके पास अतिरिक्त भूमि है भैया, अगर आपके पास 10 रोटी है और आपका पेट 2 रोटी की डिमांड कर रहा है, आपके पास एक्सेस कितनी है 8, उन 8 रोटी को आप खाओगे तो नहीं, या फेंक दोगे? फेंक ही दोगे ना, बासी करके खाओगे क्या? क्योंकि अगले दिन फिर आपको 10 से 8 मिल रही है ना, तो आप उसको क्या कर दोगे? फेंक दोगे। तो फेंकने से अच्छा है उस चीज को आप किसी को जरूरतमंद को दे दो। तो यहाँ रोटी का मतलब आपकी जमीन से है। जब आपके पास जमीन क्या है अतिरिक्त है, तो उस अतिरिक्त जमीन को भूमि, उस भूमि को क्या करो ऐसे लोगों को दे दो जिसके पास भूमि नहीं है, जो पूर्णतः क्या है आश्रित है। तो इस प्रकार के आंदोलन को आंध्र प्रदेश के आपके विनोबा भावे जी ने चलाया, और ये क्या था जन जागरूक आंदोलन था, जो लोगों को अधिकतर इसमें ऐसे लोग थे जो क्या थे बहुत पैसे वाले, बहुत जमींदार होंगे, जिनके पास बहुत जमीनें होंगी, उनको जागरूक करना। देखो अगर आपके सब अथाह समुद्र से एक बूंद चुरा लोगे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। तो यही बात है, आपके पास इतनी जमीन है, अगर आप उतनी जमीन में से 1 बीघा या 2 बीघा दे दोगे तो आप पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पर जिसके पास भूमि नहीं है उसको क्या मिल जाएगी? भूमि मिल जाएगी। तो पहला आंदोलन इसलिए चला था, और इसमें बहुत से लोगों ने क्या कहा बढ़ चढ़ के भाग लिया, और लोगों ने अपनी भूमि क्या दी गई? दान में दी गई। इसके बाद दूसरा चला था ग्राम दान आंदोलन। कब चलाया ग्राम दान आंदोलन? 1955। ये भी किन्होंने चलाया? आपके विनोबा भावे ने। जहां ये भूमि का एक टुकड़ा दे रहे थे, यहाँ पूरे ग्राम की बात कर रहे हैं। किसी भी मतलब ग्राम में ऐसे लोग होंगे जहां पर 75% लोग एग्री होंगे, और उस दस्तावेज में 50% लोगों ने क्या कर रखा होगा? साइन कर दिया होगा। तो ऐसे गांव को क्या कर दिया जाता था? दान में दे दिया जाता था, ऐसे लोगों को जिनके पास रहने के लिए कोई जमीन नहीं है। समझ में आ गया? ग्राम दान कब होगा? जब उस गांव के 75% लोग सहमत होंगे। 75% लोग का मतलब परिवार, 75% परिवार सहमत होंगे कि हाँ हम अपना ग्राम क्या कर रहे हैं? दान में दे रहे हैं। उसके साथ साथ जो दस्तावेज तैयार करा गया उस पर 50% लोग क्या कर दिए होंगे? साइन कर दिए होंगे कि हम अपना ग्राम क्या दे रहे हैं? दान में दे रहे हैं। तो तब ये वाला नियम कानून क्या होता था? लागू होता था। जबकि भूदान में आपकी क्या है? कोई लिखित पैमाना नहीं था, जो आगे चल के पट्टे वाली जमीन भी आ जाएंगे इनमें, क्योंकि ऐसी जमीन जो पट्टे पे दी जाती थी उनका कोई लिखित ब्यौरा नहीं होता था। आजकल लोगों को इस चीज में बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि पट्टे वाली जमीन आप बेच नहीं सकते। बेचने के लिए आपको जमीन अपने नाम पे कागज चाहिए होगा ना। ये पट्टे वाली जमीन फिर क्या है? चोरी चुपी जाती हैं और कम दाम में ही जा रही है। लिखो, शुरू करें लिखाना। ये चीज समझ में आ गई है? समस्याएं तो साइड होंगी इसके सामने। सबसे ज्यादा समस्या पैसे वाले जमींदारों ने ही करी। इसके बाद भी और है, चलो अभी कहाँ है। इसके बाद जो आपका आया है 1960 से 72 तक, अभी जो योजना आई है 1962-72, ये गवर्नमेंट ने बनाया जमींदारी हकबंदी कानून। आज तो सबको ऐसा लग रहा हो हम जमींदार बन गए हैं, लग रहा है? अरे वाह, जमींदारी हकबंदी कानून। और ये कानून 2 चरणों में लगाया गया। पहला तो है आपका 1960 और दूसरा 1972। इसके बीच में एक समिति बैठी थी 1971 में, जिसकी रिपोर्ट के अनुसार, क्योंकि इसने क्या बताया? इसने कमियां बताई, उस कमी को सुधार करके 1972 में हमने दोबारा हकबंदी कानून लाया। हकबंदी का मतलब सीधे अब आपकी लिमिट हमने तय कर दी है। इसी में आप देखते हो संपत्ति का अधिकार क्या था? ये संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था। कब हटाया गया? तो 44 में 48 में 44 में संविधान संशोधन के तहत हटा के कहाँ कर दिया इसको? कानूनी अधिकार बना दिया 301
कानूनी अधिकार बना दिया और मौलिक अधिकार हटा दिया। क्यों मौलिक अधिकार हटा दिया गया? क्योंकि अगर आपकी कोई जमीन ले रहा है, यहाँ पर समझते जाना, जो आपकी संपत्ति का अधिकार, उस समय संपत्ति क्या है? आपकी कोई पैसा बैंक बैलेंस नहीं ले रहा है, आपकी क्या कर रहा है? जमीन है ना, जमीन ले रहा है ना। तो उस जमीन को अगर हम किसी से लेंगे और किसी को देंगे तो क्या होगा? यहाँ पर वो मौलिक अधिकार के लिए कहाँ चला जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। बात है क्या? मौलिक अधिकार बात है, बाध्य का मतलब, बाध्य का मतलब बताओ। मौलिक अधिकार बाध्य है, डीपीएस की बात है, तो बताओ बात है या ना है? तुमने क्यों कह दिया नहीं? अच्छा बात है तो किसके अंतर्गत है ये बात, और ये बात नहीं है तो किसके अंतर्गत नहीं है? बताओ। बाध्य का मतलब ये होता है कि इसको मानना जरूरी है। अगर हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे तो हमें न्याय मिलेगा। डीपीएसपी के खिलाफ या डीपीएसपी का शोषण, अभी गवर्नमेंट आपको पैसा नहीं दे रही, मतलब नौकरी नहीं दे रही है, क्या आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो? नहीं जा सकते हो ना। अगर आपको बोलने का अधिकार मिलने रहेगा आप चले जाओगे। यही बाध्यकारी है। बाध्यकारी मतलब जो हम जिसको लेके सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, और ये हमें कौन दे रहा है अनुमति? ये बाध्यकारी नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। कौन सा अनुच्छेद बताता है? बी आर अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को अपनी संविधान की आत्मा कहा है? वही अनुच्छेद कहता है कि अगर इनका शोषण होगा तो क्या जाएंगे ये? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। 13 पूरी बात कहता है, और 13 ही आपको अनुमति देता है नागरिक और गैर नागरिकों को समानता। कौन सी समानता? ठीक है। तो 1966 और 1972, 1971 में क्या करा इन्होंने? समीक्षा दी। किनकी? जो कोई भी योजना हम लगाते हैं तो उसकी समीक्षा भी करी जाती है कि कहाँ तक ये सफल है और कहाँ तक ये असफल हुई। असफल होने के कारण क्या है, उन कारणों को खोज करके उनमें सुधार करना। तो इस समिति ने ही क्या करा, जो ऊपर से योजना जो लाई गई उसकी समीक्षा करके अपनी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट के बाद उसको फिर से हमने भूमि हकबंदी कानून में परिवर्तन करके दोबारा से 1972 में लागू कर दिया गया। ठीक है, स्टार्ट करेंगे लिखना। समझ में आ गया? क्या लिखे थे ये बताओ पहले। आज में डेटे बहुत है इसलिए मैं आपको लिख के बताऊं। लिखे क्या हो बताओ? कुछ लिखे? कल भूमि सुधार आंदोलन में कुछ लिखा है या नहीं? आज समानता न्याय समाज न्यायता को दर्शाने के लिए ये सब चीजें लिखवा दिए थे ना। कल क्या लिखवाए? कल ये बोलो जितना लिखा है वही पढ़ो। ठीक है, अब पहला लिखो इसमें। आजादी जो स्ट्रक्चर बनाई गई थी आजादी से पूर्व और आजादी के बाद। आजादी से पूर्व भूमि सुधार प्राय अंग्रेजी सरकार द्वारा, आजादी से पूर्व भूमि सुधार प्राय अंग्रेजी सरकार द्वारा किए गए, अंग्रेजी सरकार द्वारा किए गए, जिसमें प्राय स्थायी बंदोबस्त कब हुआ है? 1793 में, 1793 में, जिसके अंतर्गत किसानों तथा अंग्रेजी सरकार के मध्य, किसानों तथा अंग्रेजी सरकार के मध्य जमींदार होता था। जमींदार ना लिखे, ऐसे लिखो, एक स्थायी व्यक्ति होता था जिसको किसान से लगान वसूलने का अधिकार होता था।
वसूलने का अधिकार होता था, जिससे किसान को लगान वसूलने का अधिकार होता था। इस व्यवस्था में प्राय यह व्यवस्था प्राय वंशानुगत होती थी तथा इस व्यवस्था में किसान का अत्यधिक शोषण किया जाता था। किसान का अत्यधिक शोषण किया जाता था। इस व्यवस्था में किसान का अत्यधिक शोषण किया जाता था। किसान का अत्यधिक शोषण किया जाता था। ये व्यवस्था किसके टाइम पे चली आपके? लॉर्ड कॉर्नवालिस। मृत्यु कब हुई थी इसकी? मकबरा है लॉर्ड कॉर्नवालिस का, किसने मारा है इसे? बताओ जरा। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ है? गोंडा में है, गाजीपुर में? क्या बोले तुम्हारे लिए कल टेस्ट? तुम्हें तो बेस्ट कहने में दिखा है, तुम्हें बेस्ट कहने फिर बेस्ट बेकार हो जाएगा। लिखो, कॉर्नवालिस के टाइम पर प्रारंभ किया गया था। आगे चल के ये जमींदारी व्यवस्था क्या हो गई? स्थायी रूप में परिवर्तन हो गई, इसलिए इसको स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है। इसके बाद देखो रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी रैयतवाड़ी व्यवस्था, इसका प्रारंभ लॉर्ड मनरो द्वारा 1820 में किया गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसान अपना सीधा लगान अंग्रेज सरकार को देता था। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसान अपना लगान सीधे अंग्रेज सरकार को देता था। ब्रिटिश सरकार अपना अंग्रेज सरकार को सीधे ब्रिटिश सरकार को देता था। इसमें मध्यस्थ या बिचौलिए की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसमें मध्यस्थ तथा बिचौलिए की कोई आवश्यकता नहीं थी। यहाँ देखो, हम यहाँ पर ना पॉजिटिव लिखवा रहे हैं, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हुए ये तो आपने हिस्ट्री में पढ़े ही होंगे। पढ़े हो कि नहीं? इनके नेगेटिव इम्पैक्ट क्यों सरना? इसमें किसान अपना डायरेक्ट यानी कि सीधा लगान किसको देता था? ब्रिटिश सरकार को दिया करता था। अगले लिख लो, महलवाड़ी व्यवस्था। अब ये सोचो, एक किसान आज दे रहा है, एक फिक्स किसान के पास एक किसान आज दिया पैसा, एक किसान कर दिया, तो ऐसा लग रहा है कि पूरे महीने क्या होता रहेगा? पैसा देते रहोगे। तो इस व्यवस्था को क्या, अब आप ही सोचो, अगर मैं कहूँ या किसी आप कहो किसी का क्या बना दो किसान और एक बन जाए सरकार, तो एक किसान आज देने जा रहा है पैसा, एक किसान कल आ रहा है, एक किसान 15 दिन बाद आ रहा है, तो ऐसे क्या कोई शेड्यूल बना? गवर्नमेंट पास ये इकट्ठा पैसा आया? पैसा देखो, जब आपके पास इकट्ठा आएगा तभी तो आपको पता चलेगा कि हमें राजस्व वसूली कितनी हो रही है। समझ में आ रहा है? तो राजस्व वसूली सीधी हो तो इसलिए क्या है, ये किसान कभी कोई आ रहा है, कोई आज आ रहा है, कल आ रहा है, इस व्यवस्था को हटाने के बाद उन्होंने सीधे कहा कि आप एक क्या बना दिया, प्रधान बना दिया या एक महलवाड़ बना दिया, जो पूरा घर घर जाके या कैसे भी ये किसान उसके पास आके पैसा ले लेगा, दे देगा, और वो इकट्ठा पैसा किसको दे देगा? आपके अंग्रेज सरकार को दे देगा। तो ये वाला कौन सा सिस्टम आ गया? बिचौलिए वाला। समझ रहे हो? ये प्रथा कहाँ से आ गई? बिचौली। जमींदारी व्यवस्था कहाँ से आई? आपके स्थायी बंदोबस्त से।
जहाँ किसान का ज्यादा हुआ, किसान को डायरेक्ट गवर्नमेंट को पैसा देना हुआ, तो वहां पर क्या हुआ, अंग्रेज सरकार अपने हिसाब से कृषि करवाने लगी और उनको पैसा देके फिर क्या करने लगी, उनकी कृषि को, उनकी जमीन को हड़पने लगी। वहां किराएदार क्या, वहां किसान क्या बन गए, किराएदार बन गए। तो तीनों ही व्यवस्था के बाद में जो भूमि सुधार के उद्देश्य से करी गई थी, बाद में इन्हीं व्यवस्था के क्या देखे गए आगे चल के दुष्परिणाम, यही तो बोलते हैं बुरे परिणाम। तो ये देखिए, देखो महल, जमींदारों का रोल नहीं था, बिचौलिया बना दिया इसमें कि आप किसान से सारा पैसा लेंगे डायरेक्ट, इससे क्या तो किसान से हुआ ना कि आप मुझसे पैसा लेंगे और हमें बिचौलिया काम हो गया। अब यहाँ पर बिचौलिया बीच में क्या करेगा, बिचौलिया का काम है, अगर आपको अधिकारी से नहीं मिलना है, आपका काम किसी अधिकारी से, पर डायरेक्ट आप अधिकारी से नहीं मिल सकते ना, डायरेक्ट आप सीएम या पीएम से नहीं मिलते, उनसे मिलने के लिए आपको बिचौलिया की जरूरत होगी। बिचौलिया आपको हो सकता है बीच में ये कह दे आप मुझे इसके लिए पैसा दो, तब मैं आपको मिलने दूंगा। समझ में आ गया? तो यहाँ रिश्वतखोरी की डिमांड भी बढ़ गई। अब वहाँ रिश्वतखोरी आ गया तो किसान से पैसा, फिर भी किसान का शोषण हो रहा है। इनडायरेक्टली इसलिए योजना चलाई गई थी, पर इनडायरेक्टली क्या हुआ, इन व्यवस्था में किसान का क्या हुआ, शोषण। देखो क्या लिखे हैं, मारवाड़ी व्यवस्था प्राय 1822 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में प्रारंभ की गई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में प्रारंभ की गई थी। इस व्यवस्था का उद्देश्य इस व्यवस्था में, ऐसे देखो, इस व्यवस्था में ब्रिटिश सरकार तथा किसान के मध्य, ब्रिटिश सरकार तथा किसान के मध्य लगान की डेटा प्रत्यक्ष रूप से ना होकर अप्रत्यक्ष रूप से होती थी। प्रत्यक्ष रूप से ना होकर अप्रत्यक्ष रूप से होती थी। प्रत्यक्ष रूप से ना होकर अप्रत्यक्ष रूप से होती थी, जिसमें संपूर्ण गांव का एक प्रधान, संपूर्ण गांव में एक प्रधान या महल तैयार कर दिया जाता था। गांव में एक प्रधान या महल, अभी तो महल वाड़ी कह रहे हैं ना, महल तैयार कर दिया जाता था, जो पूरे गांव का लगान, अंग्रेजी सरकार को देता था, जो पूरे गांव का लगान एकत्र करके अंग्रेजी सरकार को देता था। अंग्रेजी सरकार को देता। अब लिखो, आजादी के पश्चात भूमि सुधार, आजादी के पश्चात भारत में प्रायः भूमि का असमान वितरण था। आजादी के पश्चात भारत में प्रायः भूमि का असमान वितरण था तथा सामाजिक न्याय और असमानता को दूर करने के उद्देश्य से सामाजिक न्याय तथा असमानता को ये असमानता कौन सी होगी, भूमि असमानता होगी, ना कि आर्थिक असमानता। अगर आर्थिक असमानता की बात करें तो कई ऐसे नेता थे उस जमाने में तो बहुत अमीर थे, वो भी क्या हो जाते, असमानता को कम करने के उद्देश्य से आईएनसी द्वारा 1950 में भूमि सुधार समिति का गठन किया गया। आईएनसी द्वारा 1950 में भूमि सुधार समिति का गठन किया गया। जिसके अध्यक्ष जेसी कुमारप्पा
जिसके अध्यक्ष JC कुमार अप्पा थे। इस समिति ने प्राय पट्टेदारी भूमि के सुधार के लिए संस्तुति की थी। इस समिति ने प्राय पट्टेदारी भूमि सुधार की संस्तुति की थी। भूमि सुधार की संस्तुति की थी। अगले 1951 में भूदान आंदोलन। आजादी के बाद 1951 भूदान आंदोलन लिखो, हेडिंग डाल दिया। 1951 में सब वहीं पर ही लिख लेना। आजादी के बाद भूमि सुधार या भूमि की असमानता को लेकर पहला आंदोलन, यह पहला आंदोलन था। आजादी के बाद भूमि की असमानता को लेकर यह पहला आंदोलन था, जिसके नायक विनोबा भावे थे। इस आंदोलन का उद्देश्य भूमि की असमानता के प्रति लोगों को जागरूक करना। इसका उद्देश्य भूमि की असमानता के प्रति लोगों को जागरूक करना, जिससे भूमिहीन परिवारों या व्यक्ति को भूमि का दान देना था। क्योंकि आजादी के बाद भारत भी एक बार कैसा था जिसके पास भूमि अधिशेष था, तथा इसी अधिशेष को भारत में एक वर्ग ऐसा था जिसके पास भूमि अधिशेष था। इसी अधिशेष को भूमिहीन परिवार तथा व्यक्ति को भूमि दान में देने हेतु चलाया गया था। और ये कहाँ चला था? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में। ठीक है। अगर देखो 1955 में ग्रामदान आंदोलन 1955 ग्रामदान आंदोलन। इस आंदोलन का प्रारंभ भी विनोबा भावे द्वारा किया गया था, जिसका उद्देश्य ऐसे परिवारों तथा व्यक्ति को अब देखो कई लोग होंगे जिनके पास बहुत सारे गांव में भी घर होंगे, है ना। तो अपना एक घर अगर आप दान में दे दे रहे हो, यानी कि आपने अपने घर पूरा गांव ऐसे होता है कि एक गांव में भी घर है, दूसरे गांव में भी घर है। फार्म हाउस देखिए ना वीरों के, कि यहाँ भी अपना अगर वो एक फार्म हाउस किसी को दे देगा तो उसको क्या हो जाएगी? छत मिल जाएगी, उसका नुकसान नहीं होगा। जिसके पास नहीं है उसको छत मिल जाएगी। तो ग्राम दान का उद्देश्य यही था कि ऐसे परिवार, अब सुन लो, जब देखो आजादी के बाद क्या हुए हो आप अपना देश छोड़ के आए, कुछ भारतीय ऐसे थे, मतलब कुछ हिंदू ऐसे थे जो पाकिस्तान में पलायन किया, पाकिस्तान से भाग गए थे। ठीक, अब यहाँ पर जो लोग उस समय जो यहाँ से मुस्लिम भागे, उनके घरों पर भी तो कब्जा कर लिया लोगों ने। मूवी देखे होंगे, पिंजर मूवी देखना बहुत अच्छी है इसके लिए। कौन सी? पिंजर मूवी, उर्मिला मातोंडकर और मनोज वाजपेयी की है। उसमें सीधे सीधे दिखाया है कि जब देश आजाद हुआ था तो कैसे यहाँ से जो मुस्लिम गए तो हिंदुओं ने उनके घर पे कब्जा करा, और वहाँ से जो हिंदू वापस आए तो
मुस्लिमों ने उनके घर पे कब्जा कर लिया। तो कब्जे में बहुत सारे लोग क्या हो गए थे, अमीर हो गए, बहुत सारे घर आ गए। तो इसी आंदोलन को चलाने का उद्देश्य सीधे ये था, जो पलायन करके आए हैं उन लोग को क्या दे दिया जाए। अब उनके पास यहाँ घर तो नहीं है, ना उनकी कोई जमीन है, तो ऐसे ग्राम का क्या करा जाएगा, दान में दे दिया जाए। तो ऐसे भूमिहीन परिवार के लोग जो क्या वो पाकिस्तान से भाग के आए हैं, उनको क्या मिल जाएगा, घर मिल जाएगा। समझ में आ गया उद्देश्य, धीरे धीरे समझ में आ रहे हैं ना ये चीजें। तो लिखो, ऐसे परिवार तथा व्यक्तियों को ग्राम दान में दिए जाएं, ग्राम दान में दिए जाएं, जिससे उनको सामाजिक न्याय प्रदान किया जा सके, जिससे उनको सामाजिक न्याय प्रदान किया जा सके। ग्राम दान में प्रायः 75% परिवारों की सहमति के साथ 75% परिवारों की सहमति के साथ 50% लोगों के हस्ताक्षर 50% लोगों के हस्ताक्षर होना अनिवार्य था। 75% परिवारों में सहमति होनी चाहिए कि हाँ, अब सहमति का मतलब 75 लोगों के हैं। अब आपसे मैं सहमति मांगू किसी भी चीज को लेके, कोई लोग असहमत होंगे, कोई लोग सहमति होंगे। अब सहमति में भी जरूरी नहीं है सब लोग हस्ताक्षर कर दे, है ना। सहमति में भी ये नहीं है कि हस्ताक्षर कर दे, तो कम से कम 50% लोग के सिग्नेचर होने चाहिए, हस्ताक्षर, और सहमति ओरली कि हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक होती है ओरली और एक होता है रिटन में दे देना। ये जो दोनों में 75% सहमति के साथ 50% हस्ताक्षर होना अनिवार्य था। तभी क्या होगा, एक गांव किसको दिया जाएगा, दान में दिया जाएगा। अगर इससे कम होगा तो आप गांव दान में नहीं दे सकते। भाई व्यक्तिगत रूप से अगर आप मेरी जमीन किसी को देना चाहें तो उसमें मेरी क्या है, मेरी व्यक्तिगत इच्छा है। जब हम सामूहिक रूप से किसी चीज को देंगे, गाँव को देंगे, तो उसमें सामूहिक रूप से सबकी परमिशन देनी। तो गांव की बात, जो गांव दान में दे रहे हैं वो सामूहिक रूप से, जहाँ भूमि दान में दे रहे हैं वो व्यक्तिगत रूप से। अगला लिख लो, पंचवर्षीय योजना के तहत भूमि सुधार। पंचवर्षीय योजना के तहत भूमि सुधार। पंचवर्षीय योजना यानी कि पंचवर्षीय योजना के तहत सामाजिक न्याय तथा भूमि की उर्वरता, सामाजिक न्याय तथा भूमि की उर्वरता तथा सामाजिक न्याय तथा भूमि की उर्वरता में वृद्धि करने के उद्देश्य से भूमि सुधार, वृद्धि करने के उद्देश्य से भूमि सुधार, वृद्धि करने के उद्देश्य से भूमि सुधार किए हैं, जिसमें प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं, जिसमें प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला जमींदारी उन्मूलन, पहला जमींदारी उन्मूलन। जमींदारी उन्मूलन के तहत, जमींदारी उन्मूलन के तहत किसानों, उन्मूलन के तहत किसानों से जबरन जबरन से अच्छा एक शब्द जो रहेगा वो रहेगा अनुचित दर से लगान वसूलने की प्रथा, है ना। जमींदारों द्वारा अनुचित दर से लगान वसूलने की प्रथा का अंत कर, अनुचित दर से किसानों से लगान वसूलने की प्रथा का अंत कर अंतर्गत
जमींदारों से जमींदारी हक, जमींदारों से जमींदारी हक को समाप्त कर, जमींदारों से जमींदारी हक को समाप्त कर तथा इन भूमियों को किसान, इन भूमियों को किसान को दे देना, इन भूमियों को किसान को दे देना। और जब किसान को दे देंगे, जमींदारी उन्मूलन को खत्म कर देंगे, मतलब उस जमींदारी का जो पद था उसको खत्म कर देंगे, तो ये क्या हो रहा है आपका जमींदारी उन्मूलन। अब किसान क्या करेगा, डायरेक्ट अपने जो उसको भूमि मिल गई है उसी पर क्या करेगा, खेती करेगा। पहले क्या था, किराएदार भी बन गया था ना, अंग्रेजों के जमाने में वो क्या बन गया, भूमि का किराएदार। अब उसको किराएदार ना बना के उसका मालिक बना दिया। अब लिखो अगली कंडीशन जो है किराएदार सुधार या किराएदारी उन्मूलन। अगला पॉइंट है किराएदारी उन्मूलन। किसान प्राय जमीन का मालिक ना होकर, किसान प्राय जमीन का मालिक ना होकर क्या बन गया, किराएदार बन गया था। किसान प्राय जमीन का मालिक ना होकर किराएदार बन गया था, जिस कारण उसका शोषण किया जाता था, जिस कारण उसका शोषण किया जाता था। अतः किराएदारी सुधार करके यही किराएदारी कानून आया, तभी तो जो किराएदार थे वो क्या करने लगे थे, मकान मालिकों के ऊपर मकान पर या दुकान पर कब्जा करने लगे। किराएदार क्या लिखे हो, शोषण किया जाता था। अतः इस शोषण को रोकने के लिए किराएदारी कानून लाया गया, शोषण को रोकने के लिए किराएदारी कानून लाया गया, जिसके अंतर्गत किराए की दर को निश्चित कर दिया तथा जिसके अंतर्गत किराए की दर को निश्चित कर दिया गया तथा साथ ही साथ किसानों को, अब आप लोग जाते हो जैसे काम करवाते हैं गांव में, तो ये नहीं होता मनमाने ढंग से तो मजदूरी नहीं दी जाती ना, फिक्स रेट है ना। तो यही क्या हो गया, अगर आपके किराएदारी में भी अगर आप जैसे किसी को भूमि नहीं मिली है, वो ऐसा किराएदार काम कर रहा है, तो उसकी क्या होगी, आपको उसकी एक दर निश्चित कर देनी है कि इससे ना कम ना इससे ज्यादा। तो क्या लिखे हो इसमें, निश्चित कर दी गई, जिससे किराएदार, जिससे किराए क्या लिखे हो तथा साथ ही साथ किसानों को सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय प्रदान किया गया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आया। इसके बाद क्या रह गया, बिचौलिया उन्मूलन, बिचौलिया उन्मूलन, बिचौलिया उन्मूलन। बिचौलिया उन्मूलन बिचौलिया उन्मूलन के तहत, ये तो अपने आप ही लिख सकते हो, छोड़ दे, बोलो, कोई नहीं बोले हाँ छोड़ दो, छोड़ दो, अपने आप से लिख के लाना बिचौलिया उन्मूलन। इसमें क्या होगा, डायरेक्ट किससे संपर्क करेंगे आप, किसानों से। बिचौलिए जो थे उनको क्या कर देंगे, हटा देंगे, जैसे जमींदारी को हटाया ऐसे बिचौलिए को हटा देंगे। इन्हीं जमींदार बिचौलिए से जमीन लेके कहाँ दी गई है, किसानों को, है ना। और यही अगला लिख लो, कौन सा है आपका कानून, लिखो कौन सा कानून बना है, हकबंदी कानून, जमीन हकबंदी कानून।
जमीन हकबंदी कानून। जमीन की जगह भूमि लिख लेना, भूमि हकबंदी कानून। हकबंदी का मतलब समझ में आया है? बताओ जरा। हकबंदी लिमिटेशन लगा देना कि इतनी ही जमीन आपका हक है, इसके बाद आपका हक नहीं है। तो जमीन छीनोगे तो कैसे छीनोगे? एक व्यक्ति या एक परिवार के लिए इतनी जमीन सफिशिएंट है, उसके बाद आपको जमीन जरूरत नहीं है, वो क्या हो गया आपका अधिशेष हो गया ना। वही जो अधिशेष जमीन है वो आप किसको दोगे? भूमिहीन किसानों या भूमिहीन परिवारों को। लिखो भूमि हकबंदी कानून प्राय 2 चरणों में लागू किया गया, जिसका प्रथम चरण पूर्व संशोधित हकबंदी कानून, पूर्व संशोधित हकबंदी कानून 1960 में, अब 1960 में पंचवर्षीय योजना चल रही थी। 1956 से 61 है ना, तो कौन सी द्वितीय पंचवर्षीय योजना चल रही है ना। देखो 1960 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान परिवारों तथा व्यक्तियों, परिवारों कामा व्यक्तियों स्लैश लगा देना, परिवारों स्लैश व्यक्तियों, व्यक्तियों पर सीलिंग कानून, हकबंदी कानून लिख लो हिंदी में, हकबंदी कानून लागू करने के लिए बहस छिड़ गई। वो लोग बहस छिड़ देते हो कभी कभी। रिश्तेदारों के केस में तो यहाँ भी ऐसे बहस छिड़ेगी। पूछो कैसे? जब भूमि की हकबंदी होगी तो एक परिवार और एक परिवार में बहुत सारे व्यक्ति होंगे, उन व्यक्तियों के बीच भूमि का जो हस्तांतरण होगा उसमें क्या हो जाएगी? बहस छिड़ जाएगी कि आप परिवार के भीतर व्यक्ति का भूमि का हस्तांतरण कैसे करेंगे। तो पहले जो व्यक्ति को हमने एक व्यक्ति को यूनिट माना था, अब हम परिवार को यूनिट मानेंगे जब संशोधन करेंगे। देखो इसमें क्या लिखे हो? परिवारों के बीच बहस छिड़ गई। देखो परिवारों के भीतर भूमि हस्तांतरण अक्सर विधायी लक्ष्यों के विपरीत था, विधायी लक्ष्यों के विपरीत होता था। विधायी लक्ष्यों के विपरीत होता था। विभिन्न हकबंदी कानून से होने वाली असमानता को संतुलित करने में एक चुनौती रही। हकबंदी कानून होने वाली असमानताओं को संतुलित करने में एक चुनौती आई। अब इस चुनौती को दूर करने के लिए क्या बनाया गया? दूसरा संशोधन लाया गया 1972 में। देखो राष्ट्रीय दिशा निर्देश के बाद हकबंदी कानून, राष्ट्रीय दिशा निर्देश के बाद हकबंदी कानून, ये दूसरा चरण है इसका। कब आया? 1972।
अभी लायक हो गया। इसमें लिखो केंद्रीय भूमि सुधार समिति, केंद्रीय भूमि सुधार समिति 1971 की 1971 ने इसकी अप्रभावशीलता 1971 में इसकी अप्रभावशीलता तथा कृषि अशांति और कृषि उत्पादन की मांगों के कारण कृषि अशांति, कृषि उत्पादन की मांगों के कारण भूमि हकबंदी कानून की समीक्षा की, भूमि हकबंदी कानून की समीक्षा की तथा इसके पश्चात भूमि हकबंदी कानून के लिए तथा इसके पश्चात भूमि हकबंदी कानून के लिए राष्ट्रीय दिशा निर्देश, भूमि हकबंदी कानून के लिए राष्ट्रीय दिशा निर्देश दिए गए, राष्ट्रीय दिशा निर्देश निर्धारित किए गए। ये टॉपिक मैं आज ही आज करवाऊंगी, कल से आपका रिवीजन होगा। इसलिए कल क्या बात करो, बस यही है, इसके बाद कुछ नहीं लिखवाना है, ये खत्म हो गया। देखो क्रियान्वित, अच्छा हेडिंग डालो क्रियान्वयन, क्रियान्वयन तथा प्रभाव, क्रियान्वयन तथा प्रभाव, हेडिंग है क्रियान्वयन तथा प्रभाव। राज्यों में हकबंदी कानून, राज्यों में हकबंदी कानून का क्रियान्वयन अलग अलग था और अधिकांश कानून को भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। राज्यों में अलग अलग था और भारतीय हकबंदी कानून को भारतीय संविधान की अनुसूची 9 में शामिल किया गया था, जिससे कानूनी चुनौती के खिलाफ, जिससे कानूनी चुनौती के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रदान की गई, कानूनी चुनौती के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रदान की गई। लाइन चेंज करके अगला टॉपिक, मतलब अगला हेडिंग लिखो छूट की निरंतर चुनौती, छूट की निरंतर चुनौती, छूट की निरंतर चुनौती। और कल के लिए टॉपिक सेलेक्ट कर दो, तुम लोगों को रिवीजन में कौन सा टॉपिक पढ़ना है। दूसरा एक टॉपिक आंसर राइटिंग के लिए यहीं पर ही दूंगी आधे घंटे में, वो भी करना है, आज नहीं कल। मतलब जब भी क्लास होगी 1 to 3 तो अपना टॉपिक तैयार कर लो, जो टॉपिक आपको परसों पढ़ना है वो, और एक टॉपिक जितनी भी ज्योग्राफी हो गई है मोस्टली वर्ल्ड ज्योग्राफी में से ही होगी आंसर राइटिंग के लिए। देखो क्या बोला था मैंने, छूट की निरंतर चुनौती। लिखो संशोधनों के बावजूद भूमि की कुछ श्रेणियां अधिकतम सीमा से मुक्त थी। संशोधन के बावजूद भूमि की कुछ श्रेणियां अधिकतम सीमा से मुक्त थी, जिससे इन छूट प्राप्त श्रेणियों में, इन छूट प्राप्त
कर चोरी के अवसर पैदा होते हैं, जिससे भूमि के हस्तांतरण के माध्यम से कर चोरी के अवसर पैदा हुए। भूमि सुधार मामलों के संबंध में सिविल न्यायालयों का क्षेत्राधिकार, भूमि सुधार मामलों के माध्यम में सिविल न्यायालयों का क्षेत्राधिकार वर्जित कर दिया गया, क्योंकि 1990 में इन्हें संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया, क्योंकि 1990 में इन्हें संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया। अब ये क्या हो गए, कानून अधिकार से बाहर हो गए, जो बताया था। अगले लिखो, लाइट चेंज करके, भूमि सुधार के पारंपरिक जमींदारों, भूमि सुधार के पारंपरिक जमींदारों तथा अनुपस्थित जमींदारों की पकड़ को तोड़ने में काफी हद तक सफलता प्राप्त की, ये टॉपिक तभी मैंने लास्ट में लिया था। ये तो पहला टॉपिक था एग्रीकल्चर स्टार्ट करने से पहले वाला, ये टॉपिक बहुत लिखवाना चाहता था और कुछ नियम कानून और ये धाराएं ज्यादा थी, अभी नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा रह गया। देखो, भूमि सुधार का प्रभाव निम्नलिखित है। भूमि सुधार के पारंपरिक क्या लिखे हो, जमींदारों की पकड़ को तोड़ने में काफी हद तक सफलता प्राप्त की। ठीक है, अब भूमि सुधारों के प्रभाव निम्नलिखित है। क्या क्या प्रभाव दिखाई दिए, हेडिंग डालो, लिख के अपने आप लाओगे। उत्पादकता में वृद्धि, भूमि पर कब्जा, उत्पादकता में वृद्धि, भूमि पर कब्जा, ये हेडिंग है, इनको अपने शब्दों में लिख के लाओगे। उत्पादकता में वृद्धि पहला हेडिंग है, दूसरा है भूमि पर कब्जा, भूमि में कब्जे के बाद लिखो दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव। अगला लिखो भूमि स्वामी पर वित्तीय बोझ, भूमि स्वामी पर वित्तीय बोझ, भूमि रिकॉर्ड, भूमि स्वामी पर वित्तीय बोझ। अगला लिखो भूमि रिकॉर्ड, आदिवासी भूमि का संरक्षण, भूमि वितरण में खामियां, आदिवासी भूमि का संरक्षण, भूमि वितरण में खामियां, भूमि का दुर्भावनापूर्ण हस्तांतरण, भूमि का दुर्भावनापूर्ण हस्तांतरण, ये आप करके लाओगे और ये वाला टॉपिक हो गया खत्म। इस टॉपिक में जो लिस्ट बनी है वो रह गई है किस्मों की। कौन सी किस्में? अभी 14 मिनट और है, टॉपिक मैं नहीं बताऊंगी, एक आंसर राइटिंग छोटा सा लिख के दोगे आप 14 मिनट में, और ज्यादा बड़ा नहीं, बहु विकल्प क्वेश्चन टाइप के होते हैं ना, उस टाइप के लिखोगे। चलो क्वेश्चन लिखो पहले, ताकि कल से याद रखोगे, कल से नहीं आज बोल दिया। इसी में लिखो भारत में भूमि सुधार से आप क्या समझते हैं, भारत में भूमि सुधार से आप क्या समझते हैं। अलग पेपर में बिल्कुल इसमें मत लिखो, अलग सा पेपर दो, मुझे लिख के अभी 2 मिनट चेक कर लूंगी। अलग पेपर लिखो और कॉपी बंद कर दो। भारत में भूमि
सुधार से आप बेटा अलग पेज पे लिखो ये क्वेश्चन, क्योंकि मैं लेके जाऊंगी। भारत में भूमि सुधार से आप क्या समझते हैं? भूमि सुधार से आप क्या समझते हैं? इसकी आवश्यकता, इसकी आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए, इसकी आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए, आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए इसकी प्रभावपूर्णता की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। इसकी प्रभावपूर्णता की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। और ये आपको लिखना है 150 शब्दों में 15 मिनट में। हाँ बेटा, पेपर में अगर बनाओगे तो 200-250 आपको आधे घंटे का 15 से 20 से आधे घंटे का टाइम लेके चलना पड़ता है। प्रभावपूर्णता की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। फटाक से लिखो। बताओ क्वेश्चन लिखो। लिखो। कल नहीं बेटा, आज ही का काम है ये। चलो पहले अभी लिख के दिखाओ और बिल्कुल पक्का तो वैसे करके फिर लिख ही आओगे। अभी करके दिखाओ, देखिए तुम लोग को कितना समझ आया और कितनी तुम लोगों को समझ है कि लिख सको। नहीं लिखो फटाक से। नहीं नहीं, ये लिखना है, लिख नहीं पाओगे, लिखना है। कॉपी बंद करो, अपना दिमाग चलाओ। क्या लिखे हो क्वेश्चन में? भारत में भूमि सुधार से आप क्या समझते हैं? इसकी आवश्यकताओं पर प्रकाश डालते हुए भारत में इसके प्रभावशीलता की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। कॉपी बंद करो, सॉरी यही पेपर में बंद करो। अपने शब्दों का इस्तेमाल करके यहाँ पर लिखना शुरू करो। यही तो बनाने हैं। देखो जहां तक बन सकते वहां तक तो बनाने होते हैं, और जहां फैक्ट होता है वो तो आपको डिट्टो उठाना ही पड़ता है। फैक्ट को आप अपने शब्दों में नहीं लिख सकते। और कल से तैयार रहना, मतलब जब भी क्लास होगी तब तो तुम लोग का टेस्ट है। मैम किसकी का पूरा इकोनॉमिक्स छोड़ के सब आएगी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, रीजनिंग, यूपी स्पेशल, जो हो गया है सब। ये समझ है कि लिखना क्या क्या है, वो नहीं डालना है। भूमि सुधार से आप क्या समझते हो? भूमि सुधार है क्या? पहले कोई चीज बता दी, इंट्रो देना है, परिचय, यानी कि भूमि सुधार क्या है। और भारत में भूमि सुधार कब से अच्छी तरह से अपनाया गया होता है? भारत की आजादी के बाद। हम ब्रिटिश सरकार की बात ही नहीं करेंगे हम। और बहुत आगे दिखाना चाहते हो तो क्या करोगे? एक फ्लो चार्ट के जरिए आप उसको दिखा सकते हो कि भारत में, ब्रिटिश भारत में भी भूमि सुधार से लेके कुछ
नियम कानून बनाए गए। एक बार पढ़ने से नहीं होता है ये सब चीजें। एक बार पढ़ लें, ये बीए वगैरह के एग्जाम थोड़ी ना है कि एक बार पढ़ लेंगे और फिर वो करेंगे। देखो तुम्हें अपने टॉपिक पर कितनी पकड़ है, कितनी समझ है, उसको अपने शब्दों में लिख के आना है और शब्दों का सही प्रयोग। ये नहीं कि गैस पेपर उठाए और पढ़ लिए। यहाँ तुम्हारी एक एक लाइन देखी जाती है, वर्तनी शुद्धि देखी जाती है कि वर्तनी का शुद्धिकरण लिखा है कि नहीं लिखे हो, लिखने का जो स्टाइल है। और ये बेटा प्लेन कॉपी लेके आओ, इन पे काम नहीं चलेगा। क्या हुआ, क्यों फाड़ दिया? अब टॉपिक सोच लो अभी, कौन सा पढ़ना है टॉपिक बता दो। हाँ सभी लोगों को डाउट है ना ज्यादा। सान्या कौन सा टॉपिक पढ़ना है रिवीजन के लिए, जो बिल्कुल समझ में नहीं आया ज्योग्राफी में? 2 ही क्लास है, इसलिए अपने अपने टॉपिक सोच लो अभी और बता दो। कोशिश करेंगे कि एक दिन में 2 टॉपिक तुम्हारे कवर करके और आधा घंटा तुमसे आंसर राइट लेंगे। अभी भी नहीं सोच पाए कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है? जिन्होंने रेगुलर लिया है क्लास वो बता दें, जो इरेगुलर रहे हैं वो रह गए। अबे तुम्हारा नाम क्या है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है? आपको अगर हमें सिलेबस ही नहीं पता है तो टॉपिक ही क्या होता है ना? आई एम राइट? यस। पेज में तो अपना एक बता रखा है एल नीनो ला नीनो, वो पढ़ाना है। इसके बाद एक टॉपिक और पढ़ाना है। और तेज को क्या है, समुद्र विज्ञान पढ़नी है। तेज सो रहे हो, ओशनोलॉजी पढ़नी है, समुद्र विज्ञान। चलो जो आपका मंडे का टॉपिक रहेगा वो समुद्र विज्ञान का रहेगा। वहां सोचो एग्जाम हॉल में दिमाग और हाथ कितनी स्पीड पे काम करते होंगे कि लिखने से पहले दिमाग में आ जाना चाहिए कि आगे क्या लिखना है। आज छोड़ दीजिए, मैं पकड़ी गया हूँ, पहले तो मैं काम लिया है करने के। इंट्रो कभी इतना बड़ा बड़ा लिखना कि इंसान पढ़ते पढ़ते बोर हो जाए। बहुत छोटे शब्दों में इंट्रो किया जाओ। इंट्रो बहुत 20 से 30 शब्दों का होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी राइटिंग है तुम्हारी, ऊपर से नीचे तक जा रही है। स्पीड में लिखना शुरू करो तो पता चलेगा तुम्हारी राइटिंग कितनी अच्छी आ रही है। सुधार करो, राइटिंग के प्लस नंबर होते हैं इसमें।
राइटिंग सबसे अच्छी सौम्या की है। सौम्या स्पीड में भी लिखती है तब उसकी राइटिंग बेकार नहीं होती। अपनी देखो, इसकी उसकी मत देखो। ये सोचो आंसर राइटिंग तो आपको आधे घंटे करनी ही करनी है। इतना दिमाग प्रिपेयर करके लाना। और टॉपिक कोई भी हो सकता है बिना बताए। आंसर राइटिंग करेंगे, टॉपिक कोई भी हो सकता है। शब्द काउंट करो, 150 है। और लिखने का तरीका होना चाहिए जितने लेटर पहली लाइन में आए हैं उतने ही लेटर दूसरी लाइन में भी आने चाहिए, उतने ही लेटर तीसरी लाइन में भी आने चाहिए। लाइन काउंट को ऐसे ही करते हैं कि पहली लाइन में कितने आए और आपकी लाइन कितनी है, मल्टीप्लाई करके आप निकाल लेते हैं। समझे नहीं? एक लाइन में कितने शब्द आए हैं आपके, दूसरी लाइन में 20 आने चाहिए। फिर पहले में आया है 20 तो दूसरे में 20 होगा, तो और कितनी लाइनें लिखी गई हैं उससे मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि 20 मल्टीप्लाई 10 करोगे तो कितना आएगा, 200 आ जाएंगे। ऐसे निकलते हैं वर्ड्स। वो एक एक शब्द ऐसे लिख के ऐसे ऐसे नहीं गिनने बैठे हैं कि कितना लिखा हुआ है। अब देखो 100 की किसी में ज्यादा आए होंगे, काउंट करो, किसी में कम आए होंगे। कटिंग जितनी कम हो उससे बचो, क्योंकि लिमिटेड पेज भी लिमिटेड मिलता है एक क्वेश्चन के लिए। बी कॉपी नहीं मिलती है, एक क्वेश्चन के लिए दो पेज, 2 से 2.5 बस, इससे ज्यादा मिलते ही नहीं। और वो भी लाइन दूसरी साइड है ना। तो अपने बीए में तो आप मार्जिन बना के देखो। आप ये उन्होंने सिस्टम खत्म कर दिया, बी कॉपी, सी कॉपी, डी कॉपी, 5 है ना। अभी बी सी डी कॉपी अभी बंद कर दी गई है। बहुत बहुत बी कॉपी मिलेगी, सारा कॉपी देखा जाता था तो बच्चे लिखते थे मुझसे और पास होते थे कि जितने पेपर भरोगे उतने नंबर पाओगे वाले सामने।
इसको भी करना होगा। तो ऐसे में क्यों बोलूं? प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए क्वेश्चन की घर पर। जी पढ़ो, एनसीईआरटी देखना, उसमें से पढ़ना और फिर क्वेश्चन लिख के